जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोगों ने पाठ 8 पठन कार्य, उसमें संबंधित शब्द ज्ञान, व्याकरण संभाग में भाषा की पहचान, व्याकरण से जुड़े हुए जो पोर्शन है, जो संभाग है, उन्हें हमने देख लिया। उनसे जुड़े अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लिया। कॉपी आप अपनी विद्यालय भिजवाएंगे ताकि उसे करेक्शन किया जा सके और ससमय आपको लौटा ही जा सके, जिसे आप तैयार करके अपनी परीक्षा में उससे मदद प्राप्त कर सके। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नए पाठ की ओर। नया पाठ है आपका पाठ को सरिता हाजिर हो। ये एक प्रकार का टेलीविजन का कार्यक्रम है जिसमें वाद संवाद आपको देखने को मिलेंगे। तो सरिता हाजिर हो, इसका पठन हम प्रारंभ करेंगे। पात्र परिचय है आपका पत्रकार, जो टीवी पे पत्रकार होते हैं, पत्रकार हैं, सरिता है पात्र परिचय में। और आपका न्यायाधीश है यानी जज है, जनता है और दर्शक है। ये सभी लोग इसमें पात्र हैं। आपकी अदालत का सेट, टीवी पे आप एक सीरियल देखते हैं, एक समाचार पत्रों से ही जुड़ी एक वेबकास्टिंग आप देखते हैं जिसे आपकी अदालत कहते हैं। शायद वो रजत शर्मा जिसे हैंडल करते हैं। तो आपकी अदालत का सेट, न्यायाधीश महोदय अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, धूल बजती है और पत्रकार रजत शर्मा का प्रवेश। पत्रकार: दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। ये सारे नाम जो है क्या है, अभिवादन के हैं। अलग अलग भाषाओं में अभिवादन जो होते हैं, जैसे हम नमस्कार, और जब जो पंजाबी होते हैं वो सत श्री अकाल, गुड इवनिंग इंग्लिश में, प्रणाम संस्कृत, और सलाम आपका जो उर्दू का शब्द है अभिवादन का। ये सारे शब्द जो है अभिवादन के हैं। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज आपकी अदालत में उपस्थित है संसार को जीवन प्रदान करने वाली। इन्हीं के किनारे हमारी संपूर्ण ऐतिहासिक सभ्यताओं का विकास हुआ, चाहे वह नील सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता। आज भी संसार के बड़े शहर इन्हीं के किनारे बसे हुए हैं। सभ्यता यानी किसी देश या समाज की आत्मिक या भौतिक उन्नति को दर्शाने वाली विशेषताओं को सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। इंटरनेट पुस्तकों की सहायता से आपको ये प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना चाहिए, जिसमें हमारी प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और अन्य जो पश्चिमी देश हैं उनमें मेसोपोटामिया, ईरान, मिस्र, नील, ये सारी सभ्यताएं जो है आपको पढ़नी चाहिए, इनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं उसमें कि चाहे वह नील सभ्यता हो, नील यानी अफ्रीका में एक देश है, अफ्रीकी देश में मिस्र है, मिस्र के किनारे नील नदी जो बहती है उसके किनारे की एक सभ्यता है जो प्राचीन सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के शायद समकालीन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता, आज भी संसार के सबसे बड़े शहर, यानी जब वो सभ्यता यानी मानव का उस समय, मानव जो हम आधुनिक मानव है, ये हमारी सभ्यता उसी समय से विकसित मानी जाती है। इन सभ्यताओं से यानी वे संस्कृतियां यानी हमारी आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति को दर्शाने वाली हमारी जो समाज की जो भौतिक व्यवहार की जो परंपराएं थी, जो नीति नियम आदर्श और जो भी सिद्धांत बनते थे, उन सभ्यताओं को थोड़ा बहुत उन सिद्धांतों का पालन हम आज भी करते हैं। उन सभ्यताओं से हमारा प्रादुर्भाव माना जाता है। तो उन मानव सभ्यताओं, प्राचीन मानव सभ्यताएं जो विकसित हुई थी और समाप्त भी हो गई, उनके बारे में बता रहे हैं कि आज भी संसार के बड़े शहर इन्हीं नदियों के किनारे ही बसे हैं। दिल्ली, बनारस से लेकर लंदन और कायरा तक, जी हाँ सही पहचाना, वो है हम सबकी जीवनदायिनी नदी। यानी अधिकतर शहर जो धरती के हमारे विश्व के अधिकांश शहर है नदियों के किनारे ही बसे, नदियों के सहारे ही बसे हैं, उनका बसाव है। क्योंकि नदियां हमारी जीवनदायिनी शक्ति, हमें प्राण देती हैं, हमें जल देती हैं। जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो आज नदी आपकी अदालत में कुछ जनता के सवालों का जवाब देंगी। तालियां बजती हैं, ब्रैकेट में लिखा गया है तालियां बजती हैं। कैमरा दर्शकों से होते हुए कटघरे में फोकस करता है। वहां नदी बैठी मुस्कुरा रही है। वह हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करती है। शोर मचता है। न्यायाधीश महोदय हथौड़ा बजाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, कक्ष में शांति होती है। पत्रकार: मैं माननीय न्यायाधीश महोदय से नदी पर मुकदमा चलाने की अनुमति चाहता हूं। न्यायाधीश महोदय कहते हैं अनुमति है, आप अपनी कार्रवाई प्रारंभ करें। ये सब संवाद शैली में है, यानी जैसे जो पात्र है उनके समक्ष ये चिन्ह के साथ और पूरा का पूरा जो वाक्य है, जो उद्धरण है, जो उनका कथोपकथन है, वो लिख दिया जाता है। तो पत्रकार: नदी महोदया, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? आपके तो कई नाम हैं। आपको लोग सरिता, तटनी, प्रवाहिनी, निर्झरणी, तरंगिणी, शैवालिनी, सारंग, जलमाला आदि नामों से पुकारते हैं। ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब नदी के क्या है? पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। इन्हें आप याद कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है।
ये सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं है, ये आपको याद भी रखने चाहिए कि नदी के ये सारे इतने सारे भी नाम हो सकते हैं और इससे भी अधिक है। ये अभी जितनी आपकी पुस्तक में दी गई है इससे भी अधिक नाम है। तो पत्रकार ने अपनी बात कह दी। उसके पश्चात सरिता जो है यानी नदी जो कटघरे में बैठी हुई मुस्कुराती हुई कहती है, यह लोगों का प्यार और सम्मान है, वे मुझे सम्मान देते हैं और प्यार से पुकारते हैं। यानी इतने नाम मुझे जो मिले हैं वो लोगों के प्यार और सम्मान का नतीजा है, जो लोग मुझे देते हैं और मुझे मेरे नामों से पुकारते हैं। आप किसी भी नाम से मुझे पुकार सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा, श्रद्धा यानी जैसी आपकी भावना हो मेरे प्रति, आप मेरी जिस प्रकार इज्जत करते हो, आदर करते हो, उस प्रकार के नाम से आप मुझे पुकार सकते हैं। सारे नाम मेरे ही हैं। पत्रकार, जी चलिए अब कई नामों से प्रसिद्ध नदी यानी सरिता जी पर मुकदमा आरंभ करते हैं। सरिता जी, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप पहले जैसी निर्मल नहीं रही। इल्जाम का यहाँ पे अर्थ होता है आरोप। इल्जाम यानी आरोप, आरोप या दोषारोपण, जिसे आप कह सकते हैं दोष आरोपित करना, आरोप लगाना, इल्जाम लगाना कि आप पहले जैसी निर्मल नहीं। निर्मल का मतलब है आपका स्वच्छ, साफ, पहले जैसी साफ सुथरी आप नहीं रही। सरिता बोल रही है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है शर्मा जी, यानी रजत शर्मा को बोल रही है संबोधन करके, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है शर्मा जी। मुझे मानव ने प्रदूषित किया है, मुझे मानव ने ही गंदा किया है, मलिन किया है, कुत्सित किया है। ये न केवल मुझ में कचरा डालते हैं, यानी अपने घरों का जो कूड़ा कचरा है, अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्रियों का जो कूड़ा कचरा है वो मुझ में डालते हैं, अपितु अन्य अवशेष भी बहा देते हैं, यानी जीव जंतुओं के, मानवों के मृत शरीर के अवशेष भी उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। ये बताइए, नदी का जल जो है प्रदूषित तो होगा ही होगा। जब आप उसमें कोई भी अवशेष मिलाते हैं, हम एक धूल या राख भी उसमें मिला देते हैं तो पानी गंदा हो जाता है। अब इतने सारे कचरे आप पानी जल में जब डालेंगे तो क्या जल स्वच्छ रहेगा? कभी नहीं, कदापि नहीं। लोग नालियों का पानी और गंदगी भी मुझ में ही बहा देते हैं। जिस नाली के पानी आपके छींट आपके शरीर पर पड़ जाए, उस नाली का पानी, गटर का पानी, सब कुछ आप ले जाकर नदी में प्रवाहित करते हैं। बताइए नदी को कैसा फील होता होगा? तो ये सारी गंदगी और कारखानों से निकलने वाले खतरनाक रसायनों ने मेरे पानी को गंदा बना दिया है। फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन होता है उसके पश्चात निकलने वाले रासायनिक जल कचड़े में बहकर सब नदियों में जाते हैं। कानपुर की तरफ आप जाएंगे तो नदियों में आपको साफ पानी नहीं दिखेगा, पानी बिल्कुल गंदा नाले जैसा आपको दिखेगा। ये गंगा की स्थिति है। तो रसायनों ने मेरे पानी गंदा बना दिया। ये लोग अपने जानवरों को भी मुझ में छोड़ देते हैं। ये तो और शर्म की बात है। यानी जानवर भी लोग अपने, यानी गाय भैंस बैल जो भी है नदियों में ले जाकर ही नहलाना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। उनकी सफाई करते हैं, उनके जो भी मलमूत्र है सब उसी विसर्जित होते हैं। नदी का पानी प्रदूषित होता है। जो दिन भर मेरे पानी को गंदा करते रहते हैं, इन्हें यह तो पता होना चाहिए कि मेरा पानी इन्हीं के लिए है। यदि मैं निर्मल रहूंगी तो ये भी स्वस्थ रहेंगे। यानी नदियों का जल हमारे लिए पेय होता है। समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, खारा होता है, लेकिन नदी का जल जो हमारे लिए पेय है, जिसे हम पीते हैं, उसे ही हम गंदा करते हैं, मलिन करते हैं। तो नदी कह रही है कि अगर मैं स्वच्छ रहूंगी, साफ रहूंगी, निर्मल रहूंगी तो ये लोग स्वस्थ रहेंगे। अब आप ही बताइए कि मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? नदी कोई मनुष्य तो है नहीं। यहाँ तो एक पात्र बनाया गया है, एक पात्र बना दिया गया है एक महिला को। वो नदी का प्रतिनिधित्व कर रही है। नदी की जो अपनी दुख है, जो अपनी विडंबना है, जो तकलीफ है, जो वेदना है, वो नदी के रूप में आकर सामने कटघरे में कह रही है। नदी आने में सक्षम नहीं है, वो मनुष्य रूप धारण करने में सक्षम नहीं है, वो आपसे अपनी पीड़ा कह नहीं सकती, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व किसी ने किया। किसी महिला ने सरिता का रूप लेकर कटघरे में अपने आप को प्रस्तुत किया और मनुष्य के सवालों का जवाब दे रही है। मनुष्य के जो भी कारनामे हैं उन्हें उजागर कर रही है। तो पत्रकार भी कहते हैं चलिए मान लिया, लेकिन आप बरसात के मौसम में अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब यहाँ पत्रकार बाढ़ की बात कर रहे हैं कि रास्ता बरसात में जब नदी का जल बढ़ता है तो इधर उधर बहने लगती है, बाढ़ आ जाती है और सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो सरिता कह रही है, पत्रकार महोदय इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं है। मैं नदी हूँ, मेरा काम ही है बहना। मैं पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानों से होती हुई समुद्र में समा जाती हूँ। नदी कहाँ से निकलती है? पर्वतों से, हिम ग्लेशियरों से, बर्फ के जो बड़े बड़े ग्लेशियर है उनसे निकलती है। पर्वतों से अलग होती है और मैदानी भागों से होते हुए, बहते हुए, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हुए, हमारे खेतों में फसलों को लहलाते हुए वह
बल खाती इठलाती जाकर समुद्र में समा जाती है। सबको मेरा रास्ता पता है। ये बताइए, नदी जिस रास्ते से बहती है वो रास्ता सभी को पता है कि इसी रास्ते से नदी होती हुए समुद्र में जाकर मिलती है पर्वतों से निकलकर। मैं हमेशा उसी रास्तों मैदानों में बहकर अपने बच्चों की प्यास बुझाने आती हूँ। मनुष्य को उसने अपने बच्चे कहा है। मनुष्य नदी के लिए क्या है? बच्चे के बराबर है। वो आती है अपने पेय जल से सबकी प्यास बुझाती है, जमीन की प्यास बुझाती है, खेतों को जल देती है और मनुष्य उससे अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ फसलों का भी उत्पादन प्राप्त करता है उसके जल से। प्यास बुझाने आती है, लेकिन मैदानों के लोग मेरी सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण कर खेत और मकान बना लेते हैं। यानी नदी के रास्ते जो रास्ते हैं, नदी के लिए जो रास्ता निर्धारित है, उस रास्ते में आप आगे बढ़कर उसके रास्ते को पतला कर देते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, थोड़ा हिस्सा आप अपने मकान के लिए और खेत में मिला लेते हैं। तो ये बताइए, जब उस रास्ते पर मिलाएंगे और नदी अपने पूरे वेग से जब आएगी तो उस हिस्से में बने हुए मकान और खेत क्या जलमग्न नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आपको उसका रास्ता छोड़कर निर्माण करना चाहिए। तो अतिक्रमण का मतलब है बाधा या रुकावट। अतिक्रमण का अर्थ है बाधा या रुकावट। यानी नदी के रास्ते में रुकावट डालकर अपना मकान बनाना या खेत बनाना। तो अतिक्रमण कर खेत और मकान बना लेते हैं, जिससे मेरा रास्ता सकरा हो जाता है, यानी इसका रास्ता नदी का पतला हो जाता है, कम हो जाता है। मैं तो अपने प्रवाह में अपने ही रास्ते पर बहती हूँ। मैं तो अपने प्रवाह में, प्रवाह का मतलब है बहाव या गति। प्रवाह का अर्थ है बहाव या गति, यानी इसके बहने की जो गति है, बहने की जो तेजी है, उसे बहाव कहते हैं। यानी प्रवाह अपने ही रास्ते बहती हूँ। अगर कोई आपका प्राकृतिक रास्ता रोक लेगा तो आप क्या करेंगे? अगर आप रोज आते जाते, मान लीजिए मैं इस दरवाजे से आता जाता हूँ रोज, उस दरवाजे पर कोई बड़ा सा पत्थर रख दे या फिर कोई टेबल या मेज रख दे, अगर हटाने की स्थिति नहीं हो तो मैं क्या करूंगा? या तो उस टेबल को धक्का देके हटाऊंगा, गिराऊंगा, या फिर उस टेबल पर कूद के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो यही कार्य नदी भी करती है। अगर कोई आपका प्राकृतिक रास्ता रोक लेगा तो आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं नहीं, मनुष्य जिम्मेदार है। अगर रास्ता आपका रोक रही है, नदी का रास्ता आपने रोक लिया, तो नदी क्या करेगी? वो दूसरे रास्ते से घूमेगी। जब दूसरे रास्ते से घूमेगी तो रास्ता बनाते हुए तबाही मचाएगी। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। पत्रकार हंसते हुए, मतलब जो आपका रास्ता रोकेगा आप उसे अपने साथ बहा ले जाएंगे, यही कहना चाहती है ना सरिता? नदी कह रही है, ऐसा मैंने कब कहा? मेरे कहने का आशय यह है कि लोगों को मेरे प्रवाह क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि मेरे प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा तो यह न उनके लिए हितकर होगा न मेरे लिए। इसलिए मानव को मेरा रास्ता रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अवरोध यानी बाधा या रुकावट। अवरोध यानी रुकावट या रोक। पत्रकार, आपके कहने का मतलब है कि मानव को आपसे डरना चाहिए। सरिता, नदी कह रही है, जी नहीं, डर और सम्मान में अंतर होता है। आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगी। आप मेरी रक्षा करेंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। यानी आप प्रकृति को जिस प्रकार जैसा देंगे वैसा ही आपको प्रकृति से वापस पुनः प्राप्त होगा। पत्रकार, चलिए मान लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आप पर अगला आरोप यह है कि आप अपने साथ बाढ़ लाती हैं जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। नदी अपने साथ बाढ़ लाती है जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। तो सरिता कह रही है, महोदय, बरसात के मौसम में मुझ में हजारों नाले और छोटी नालियां मिलती हैं। यहाँ भी नदी बता रही है कि वह जब पर्वतीय भागों से मैदानों में निकल कर आती है, मैदानों से समुद्र तक जाने तक उस रास्ते में तमाम शहरों के, तमाम कस्बों के, तमाम गांवों के नदी नाले और छोटी नदियां क्या होती हैं? नालियां मिलती हैं। ऊपर से वर्षा का पानी भी मुझ में ही बहकर आता है। यानी पूरे जमीन का, पूरे भूमंडल का जो जल है वो बहकर नदियों में ही जाता है और नदियों से होते हुए समुद्र में जाता है। इससे मेरा वेग बढ़ जाता है। जब वो पानी या वो जल नदी नालों और बरसात के द्वारा जब नदी में जाकर मिलता है तो नदी का जल स्तर जो होता है बढ़ जाता है और उसका वेग भी, यानी स्पीड भी बढ़ जाती है। पहले मैं पहाड़ों से धीरे धीरे उतरती थी क्योंकि पहाड़ों पर पेड़ होते थे, झाड़ियां होती थी। अब लोगों ने उन पेड़ों को काट दिया है। पहाड़ों से उतरने में भी वह नदी का वेग कम रहता था क्योंकि वहां पे पेड़ और झाड़ियां उनके रास्तों में थोड़ी रुकावट उत्पन्न करते थे। इसलिए पानी जो जल था नदी का धीरे धीरे पहाड़ों से उतरता था। अब उन पेड़ों और झाड़ियों को लोगों ने काट दिया है
और जिस कारण पहाड़ों पर मेरा अवरोध खत्म हो गया, यानी रास्ते की जो रुकावट पहले थी, जिसके वजह से मेरा वेग कम रहता था, वो रुकावट अब समाप्त हो चुकी है। और पेड़ों को लोगों ने काट दिया है। अब मैं वहां से उतरती नहीं, लुढ़कती हूँ। अब वहां उतरना और लुढ़कना दोनों में अंतर होता है। आप सीढ़ी से उतरते हैं, लेकिन अगर आपका पैर फिसले तो आप लुढ़कते हुए पूरी तेजी के साथ नीचे चले जाते हैं। वही स्थिति नदी की है। अब मैं उतरती नहीं, लुढ़कती हूँ। मुझे खुद ही पता नहीं होता कि मैं कहाँ जाकर रुकूंगी। अभी के लिए आपका ये पठन कार्य बस इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके जो अवशेष और पठन कार्य को उसको समाप्त करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।